कभी एक वक्त था जब मंगोल साम्राज्य दुनिया का सबसे बड़ा साम्राज्य हुआ करता था। इतना बड़ा कि इतिहास में कोई दूसरा एम्पायर उसके आसपास भी नहीं भटकता। लेकिन आज आज वो एक बटी हुई और लगभग खाली जमीन है। सवाल यह है कि दुनिया का सबसे ताकतवर साम्राज्य सिर्फ 7 मौतों की वजह से घुटनों पर कैसे आ गया और ये 2 अलग-अलग देशों में कैसे बढ़ गया। चंगेज खान के मंगोल साम्राज्य की क्रूरता का अंदाजा सिर्फ इस एक लाइन से लगाया जा सकता है। सोचिए, जब मंगोलों ने मर्व शहर पर हमला किया तो उन्होंने हर जिंदा चीज को खत्म कर दिया। मर्द, औरतें, बच्चे, यहां तक कि जानवर भी। उनका खौफ इतना ज्यादा था कि इतिहासकार लिखते हैं कि शहर में कुत्ते और बिल्लियां तक जिंदा नहीं बचे थे। तो हमारे सामने 2 बड़े सवाल हैं। मंगोलिया का 99.7% हिस्सा वीरान क्यों है और आज 2 मंगोलिया क्यों मौजूद हैं? एक आजाद देश और दूसरा चीन का हिस्सा। चलिए इन रहस्यों को एक एक करके सुलझाते हैं और यकीन मानिए इसके जवाब शायद आपको हैरान कर देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले सवाल से शुरू करते हैं। मंगोलिया के इतने खाली होने की वजह इसकी अनोखी और बेहद सख्त जियोग्राफी में छुपी है। जरा सोचिए, मंगोलिया का 99.7% हिस्सा लगभग वीरान है। मतलब करीब करीब पूरी आबादी देश के सिर्फ 0.03% हिस्से में रहती है। एक छोटा सा तिकोना इलाका जो जिंदगी के लिए मुमकिन है। यहां तापमान का फर्क देखिए। इस रहने लायक तिकोने हिस्से में औसत तापमान -2.9 डिग्री सेल्सियस है, लेकिन इसके बाहर ये -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। ये एक ऐसा फर्क है जो सचमुच जिंदगी और मौत के बीच की लकीर खींचता है। तो सवाल यह है कि यह सेफ जोन बनता कैसे है? असल में 3 बड़ी पर्वत श्रृंखलाएं खूफसुगुल, खंगाई और खेंटी एक कुदरती दीवार की तरह काम करती हैं। वो उत्तर से आने वाली बर्फीली साइबेरियाई हवाओं और दक्षिण से गोबी रेगिस्तान की ठंडी हवाओं को रोक देती हैं, जिससे बीच में एक गर्म रहने लायक इलाका बन जाता है। और इस सेफ जोन के बाहर जिंदगी लगभग नामुमकिन है। परमाफ्रॉस्ट यानी हमेशा जमी रहने वाली जमीन खेती या घर बनाने ही नहीं देती। जो जमीन बचती है वो या तो बहुत खारी है या चट्टानी। और हैरानी की बात देखिए, इतनी बर्फ होने के बावजूद ये इलाका तकनीकी तौर पर एक सूखा रेगिस्तान है, क्योंकि यहाँ बारिश ना के बराबर होती है। तो अब हम ये तो जान गए कि मंगोलिया इतना खाली क्यों है, लेकिन ये बटा हुआ क्यों है? इसका जवाब भूगोल में नहीं बल्कि इतिहास में है। इस महान साम्राज्य को किसी बाहरी दुश्मन ने नहीं हराया, ये तो अंदर से ही टूट गया। आखिर हुआ क्या था? सब कुछ शुरू हुआ 1626 में हुई सिर्फ 7 मौतों से। एक मंगोल कबीले ने दूसरे कबीले के 7 सरदारों को मार डाला और बस इसी एक घटना ने एक ऐसी खतरनाक लड़ाई की आग लगा दी जो बुझने वाली नहीं थी। बदले की आग में जल रहे कबीले ने एक बहुत बड़ी, एक जानलेवा गलती कर दी। उन्होंने मदद के लिए अपने पड़ोसी मंचू किंग राजवंश से गुहार लगा दी। ये एक ऐसा कदम था जो पूरे मंगोल साम्राज्य को तबाह करने वाला था। इसके बाद तो जैसे घटनाओं की झड़ी लग गई। किंग राजवंश ने इस आपसी फूट का पूरा फायदा उठाया और 1634 तक दक्षिणी मंगोल कबीलों पर कब्जा कर लिया और इतिहास में पहली बार मंगोल भूमि 2 हिस्सों में बंट गई। किंग के कंट्रोल वाला इनर मंगोलिया और आजाद आउटर मंगोलिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। एक और खौफनाक घटना ने इस बंटवारे को हमेशा के लिए पक्का कर दिया और आबादी को लगभग मिटा ही दिया। कुछ दशकों बाद जब जुंगर मंगोलों ने खालखा मंगोलों पर हमला किया तो इतिहास ने खुद को फिर से दोहराया। हारी हुई खालखा जनजाति ने भी मदद के लिए किंग राजवंश का दरवाजा खटखटाया। इस बार किंग राजवंश का जवाब इतिहास के सबसे क्रूर कामों में से एक था। उन्होंने जुंगर मंगोलों का पूरी तरह से सफाया कर दिया। मंगोल आबादी का 80% हिस्सा खत्म कर दिया गया। 10 लाख में से 8 लाख लोग मारे गए। इस घटना को जुंगर नरसंहार के नाम से जाना जाता है। इसके बाद किंग राजवंश ने पूरे मंगोलिया पर कब्जा कर लिया और अगले 200 सालों तक वहां हुकूमत की। वो मंगोल साम्राज्य जिसे दुनिया जानती थी एक तरह से खत्म हो चुका था। अब कहानी को 20वीं सदी में ले चलते हैं। किंग राजवंश के खत्म होने के बाद भी इनर और आउटर मंगोलिया फिर से एक क्यों नहीं हो पाए? इसका जवाब बाहरी ताकतों के खेल में छिपा है।
1911 में जब चीन में किंग राजवंश खत्म हो रहा था, आउटर मंगोलिया ने खुद को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। एक उम्मीद की किरण जगी थी, लेकिन ये ज़्यादा देर टिकी नहीं। जल्द ही दो नए खिलाड़ी, सोवियत संघ और चीन, इस खेल में शामिल हो गए और उन्होंने मंगोलिया की किस्मत को हमेशा के लिए सील कर दिया। मंगोलिया की किस्मत का आखिरी फैसला 1945 के याल्टा सम्मेलन में हुआ। अमेरिका को जापान के खिलाफ लड़ाई में सोवियत संघ की मदद चाहिए थी। स्टालिन इस शर्त पर राजी हुए कि आउटर मंगोलिया एक आज़ाद देश तो रहेगा, लेकिन सोवियत प्रभाव के तहत। ऐसा क्यों? ताकि ये सोवियत संघ और चीन के बीच एक बफर जोन का काम करे और ये एक मजबूत, एकजुट मंगोलिया के किसी भी विचार को हमेशा के लिए खत्म कर दे। मंगोलिया का भविष्य उसकी मर्जी से नहीं, बल्कि बड़ी ताकतों के फायदे से तय हुआ। ये चार्ट आबादी की दर्दनाक कहानी बताता है। नरसंहार के बाद ये 10 लाख से गिरकर सिर्फ 2 लाख रह गई थी। बाद में सोवियत संघ के दौर में आबादी फिर से बढ़ी, लेकिन इसकी एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। सोवियत संघ ने मंगोलिया की मदद अपने फायदे के लिए की। उन्हें अपनी इंडस्ट्रीज के लिए सस्ते मजदूर चाहिए थे, तो उन्होंने वहां एक कठपुतली सरकार बिठाई और ऐसी नीतियां लागू की जो लोगों को ज्यादा बच्चे पैदा करने पर मजबूर करती थी। साथ ही उन्होंने मंगोलिया की बौद्ध संस्कृति को भी बेरहमी से कुचल दिया। हजारों बौद्ध भिक्षुओं को मार दिया गया, मठों को तबाह कर दिया गया। क्यों? क्योंकि बौद्ध धर्म, जो ब्रह्मचर्य को बढ़ावा देता था, सोवियत संघ की आबादी बढ़ाने के मकसद के आड़े आ रहा था। भूगोल, आपसी झगड़े और ताकतवर पड़ोसियों के बीच फंसे मंगोलिया की कहानी हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करती है। जब किसी देश की किस्मत हमेशा बाहरी ताकतें तय करती रहें, तो क्या वो देश कभी सही मायनों में अपनी आज़ादी हासिल कर सकता है?